अच्छा बेटा बनी ना, हमने आपका काफ़ी देर वेट किया और आप जब नहीं आई तो अब हमने आपके लिए रिकॉर्डिंग का बटन थोड़ा सा लेट दबाया है। क्वेश्चन क्या चल रहा है जरा जल्दी से देखिए बनी। क्वेश्चन बेटा ये चल रहा है कि एक बुक है, ये बुक शेल्फ के ऊपर पहले पूरी रखी हुई थी, पहले पूरी रखी थी। जब ये बुक पूरी रखी हुई थी तो मैं कहूँगा कि इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रही थी, इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रही थी। और आपको पता है वेट एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसे इस वाली सपोर्ट से भी रिएक्शन मिल रहा होगा, सर यहाँ से भी रिएक्शन मिल रहा होगा, और वो रिएक्शन टोटल वेट का आधा आधा होगा, टोटल वेट का आधा आधा होगा, ठीक है ना। अगर बुक पूरी शेल्फ पे इस तरह रखी हुई हो तो मैं कहूँगा इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से सपोर्ट मिल रही है। इस सपोर्ट का नाम मैंने रख दिया पी, इस सपोर्ट का नाम मैंने रख दिया क्यू। तो ये पी है बेटा, ये क्यू है। बुक का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, क्यू से रिएक्शन फोर्स, पी से रिएक्शन फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स वेट का हाफ इधर, वेट का हाफ इधर। फिर क्वेश्चन में बताया है कि हमने बुक को ना राइट हैंड पे मूव करा दिया। जब राइट हैंड पे मूव करा दिया तो ये शक्ल हो गई। सर अब ये शक्ल हो गई, ये शक्ल हो गई, तो इस शक्ल में लेफ्ट हैंड वाला सपोर्ट तो वहीं पर है, राइट हैंड वाला सपोर्ट यहाँ पर आ गया, राइट हैंड वाला सपोर्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है जी, राइट हैंड वाला सपोर्ट यहाँ पर आ गया। और अगर राइट हैंड वाला सपोर्ट यहाँ पर आ गया तो ये रिएक्शन फोर्स कुछ और हो जाएगी। और कह रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस बन रहा है एक्स, क्वेश्चन है एक्स को जीरो करो और एक्स को एल अपॉन टू करो। तो मैंने समझा दी थी बात मनाइल को, पर रिकॉर्डिंग में दोबारा बोलिए बेटा मैंने। सर अगर एक्स जीरो होगा ना तो एक्स जीरो में सर ये वाला केस बनेगा, ये वाला। एक्स जीरो का मतलब बुक का राइट एज क्यू पर आ जाएगा, बुक का राइट एज क्यू पर आ जाएगा। और इस वक्त रिएक्शन फोर्स वेट का डब्ल्यू अपॉन टू होगी। ये बेटा मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू जीरो जब आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू। अच्छा मनाइल बताना, अगर मैं एक्स को एल अपॉन टू कर दूं, एल अपॉन टू कर दूं, एल अपॉन टू पता है कैसा होगा? पूरी बुक की लेंथ एल है, पूरी बुक की लेंथ एल है। इन्होंने क्या करा जरा सुने। सर इन्होंने, मैंने कहा ना लेफ्ट हैंड का तो एज बदलता ही नहीं है, सपोर्ट बदलती नहीं है। इन्होंने क्या किया, पूरी बुक की लेंथ एल थी, पूरी बुक की लेंथ एल थी। इस एल को अगर मैं एल अपॉन टू कर दूं तो एल अपॉन टू का मतलब दूसरी सपोर्ट सेंटर में आ जाएगी। और आपको पता है अगर दूसरी सपोर्ट सेंटर पे आ गई, अगर दूसरी सपोर्ट सेंटर पर आ गई तो रिएक्शन फोर्स पर पूरे वेट के बराबर हो जाएगी, ठीक है जनाब। जब एक्स एल अपॉन टू के बराबर होगा, जब एक्स एल अपॉन टू के बराबर होगा तो रिएक्शन फोर्स पूरे वेट के बराबर होगी, ठीक है। तो जरा देखिएगा इन्होंने खुद बोला हुआ है कि जब एक्स जीरो होगा तो रिएक्शन फोर्स वेट के बराबर होगी, वेट अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले लो। सर जब एक्स एल अपॉन टू के बराबर होगा, ठीक है ना, जब वेट, सॉरी ये डब्ल्यू अपॉन टू से शुरू होगा ग्राफ, सॉरी डब्ल्यू अपॉन टू से शुरू होगा। जब एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो है, एक्स जीरो का मतलब ये वाला केस है, सर ये वाला केस है। इसके अंदर जो सपोर्ट है वो बिल्कुल एज पर आई हुई है, बुक के एज पर आई हुई है। सपोर्ट बुक के एज पर है तो एक्स जीरो है। अगर एक्स जीरो है तो ये वेट आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, ठीक है ना। और जब दोनों तरफ आधा आधा वेट आएगा तो ये आधा वेट बेटा मैंने इधर लिख दिया डब्ल्यू अपॉन टू, सही जी। अच्छा, जब मैंने बुक को मूव कराकर एक्स को एल अपॉन टू के बराबर करा लिया, एक्स को एल अपॉन टू के बराबर करा लिया, तो सर इसकी जो क्यू सपोर्ट है ये तो वहीं पर है, जो क्यू सपोर्ट है सर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आ गई। और अब रिएक्शन फोर्स पूरे वेट के बराबर हो गया, रिएक्शन फोर्स पूरे वेट के बराबर हो गया। तो एल अपॉन टू पे जितना डब्ल्यू अपॉन टू था उतना ही और ऊपर नंबर ले लो और उसको लिख दो डब्ल्यू। ये डब्ल्यू बेटा यहाँ पर आ गया एल अपॉन टू। तो मार्किंग स्कीम में यही लिखा हुआ है कि अगर आपने एक्स इक्वल टू जीरो पर रिएक्शन को डब्ल्यू अपॉन टू शो कर दिया और एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन टू पर रिएक्शन इक्वल टू वेट शो कर दिया, ग्राफ की शेप मुझे नहीं पता स्ट्रेट लाइन बनेगी या कर्व बनेगी, इस बात पे उसने कोई खास नंबर नहीं लिखे। बस काम की बात यह है कि जब एक्स जीरो होगा तो रिएक्शन फोर्स हाफ वेट होगी,
जब एक्स एल अपॉन टू होगा तो रिएक्शन फोर्स वेट के बराबर होगी। अगर आपने ये 2 पॉइंट सही बनाए तो वो आपको इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स दे देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी बेटा मनाहिल? सर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है सर, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए जो बात आपने हमें समझाई है समझ में आ तो गई है, लेकिन क्योंकि टीचर आपको रिकॉर्डिंग भी करके दे रहे हैं तो बेटा अगर समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखना, समझ में आ ही जाएगा हो क्या रहा है। ठीक। आखिरी बात, कहते हैं अगर एक्स एल अपॉन टू से बड़ा कर दूं तो क्या होगा? अगर एक्स एल अपॉन टू से बड़ा कर दूं तो क्या होगा? तो जरा सुनिएगा। सर ये बुक है, इस बुक में लेफ्ट साइड वाली सपोर्ट तो सर आप बदल ही नहीं रहे। ये पी है। हाँ बेटा बोले। सही। सही बात है। सर जब आप सपोर्ट को ना इधर लेकर आ गए तो आपने एक्स को एल अपॉन टू से ज़्यादा कर दिया। ठीक है। जब एल अपॉन टू से ज़्यादा कर दिया तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शेल्फ में से बाहर निकल गई। ठीक है ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेल्फ के ऊपर नहीं है, और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेल्फ के ऊपर नहीं है तो जाहिर सी बात है जो बात आपने बोली बेटा बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि जब आपने एक्स को ग्रेटर देन एल अपॉन टू कर दिया तो नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट ऑन द बुक शेल्फ, इट इज आउटसाइड द शेल्फ। so it will produce turning effect, and due to this turning effect जो बुक है वो गिर जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेल्फ से बाहर चला गया। ठीक है जनाब। जो वेट वाली लाइन है वो शेल्फ से बाहर निकल गई, इसलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा। और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज तो कोई है ही नहीं, तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है सर वो उसको नीचे गिरा देगा। तो आपने बेटा बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, और आगे चलें। अच्छा भाई, अब हम मेरे पास टर्निंग अफेक्ट का कोई अच्छा सवाल नहीं बचा हुआ। ठीक है, जिसको मैं देख के बोलूँ यार ये मुझे ज़रूर कराना चाहिए। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और अब आज की क्लास में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है ना? अब एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। नया टॉपिक में क्या है सर? नए टॉपिक में है सिलसिला ये, एक हेडिंग देना बेटा, इनक्लाइन प्लेन। हेडिंग देना बेटा, इनक्लाइन प्लेन। इनक्लाइन प्लेन में क्या चीज़ होती है सर? ये ज़मीन है, ज़मीन के साथ किसी सरफेस को एंगल बना के रख दें, क्रॉस में रख दें एंगल बना के। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और क्रॉस में रखा है। ठीक है ना? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है। तो अब होगा क्या? तो जरा सुनिएगा सर, होगा ये कि इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। इसका वेट एक्ट करेगा बेटा डाउनवर्ड। आपको पता है वेट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या बना रही है? एंगल बना रही है। और जब वेक्टर क्वांटिटी एंगल बना रही है तो इस वेट के बेटा दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ आता है और एक कंपोनेंट यहाँ आता है। ठीक है जनाब। अच्छा, एग्जाम में कभी डेरिवेशन नहीं आती कि आप वेट के कंपोनेंट्स को ड्राइव करके दिखाएं, बल्कि हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप याद कर लो एक टेक्निक। क्या टेक्निक याद कर लो? गौर से सुनना। जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है तो वेट का कौन सा कंपोनेंट होता है जो ब्लॉक को स्लाइड कराता है? तो सर स्लाइड कराने वाला कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा। ठीक है ना? कौन सा कंपोनेंट है सर जो ब्लॉक को या बॉडी को ऊपर से नीचे स्लाइड डाउन करा रहा है? तो स्लाइड डाउन कराने वाला कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा। और जिस तरह मैंने डिजाइन में एस लिखा, आप भी ऐसे बड़ा सा लिखें और इसी तरह लिखें ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि एम जी साइन थीटा इनक्लाइन प्लेन में बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा होता है। और जब ये नीचे ला रहा होता है तो जो इंक्लाइन प्लेन होती है सर ये इसे फ्रिक्शन ऑफर करती है। इंक्लाइन प्लेन सर इसे फ्रिक्शन ऑफर करती है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, बस इतनी थ्योरी है, मैं सवाल में लेके जाऊंगा, आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाएगी। तो ये बात आपने नोट कर ली एज अ फॉर्मूला।
ठीक है जी, आप नोट कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, वेट एम जी। सर एम जी के होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक होता है एम जी साइन थीटा, एक होता है एम जी कॉस थीटा। सर एम जी कॉस थीटा का आपकी फिजिक्स में कोई यूज़ नहीं है, बट एम जी कॉस थीटा यहाँ होता है, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो एम जी कॉस थीटा का एक रिएक्शन पैदा हो जाता है इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने चार फोर्सेस बनाई हैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। आई हैव ड्रॉन फोर फोर्सेस। फोर्स नंबर वन, एम जी साइन थीटा स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन अपोजिंग स्लाइडिंग मोशन, एम जी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ वेट, और इस कॉम्पोनेंट ऑफ वेट से रिएक्शन फोर्स कैपिटल आर। रिएक्शन फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच करता है तो हमेशा वो सरफेस एक कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर देती है। तो दिस कैपिटल आर इज अ कांटेक्ट फोर्स, जो हमेशा कोई भी बॉडी टच करेगी किसी सरफेस को तो सरफेस में से एक फोर्स आ जाती है बाहर। इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जी बेटा, हम क्या आगे चल सकते हैं मनाहिल? मनाहिल, हम आगे चल सकते हैं। ठीक है। इतनी फेयर डायग्राम नहीं बनाइए, पीडीएफ तो मैं वैसे भी भेजूंगा। ठीक है, अब जरा सवाल में आ जाओ। सवाल बेटा ये है कि कोई एथलीट है, वो ऊपर से फिसलता हुआ नीचे आ रहा है, ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, और ट्रैक ने एंगल बनाया हुआ है। तो पहली बात देख लो, ट्रैक ने एंगल बनाया हुआ है जनाब। ठीक है, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए इट इज इंक्लाइन प्लेन। आपसे कह रहे हैं कि इस एथलीट पर जो फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस को एज फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताएं। ठीक है, एंड यू शुड कंसीडर द रिलेटिव साइजेस ऑफ द फोर्स। ठीक, अगर कोई एरो आप बड़ा बना रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, और अगर आप कोई एरो छोटा बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, चलें, ये बताइए कि इस बंदे का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एक एरो तो बना दो बेटा नीचे की तरफ, और काफी बड़ा एरो बनाया है मैंने जानबूझ के, वेट। ठीक, इस वेट के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो हम नहीं बनाएंगे, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो हम नहीं बनाएंगे। ठीक, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप नहीं बनाइएगा फिर बेटा, बनाइएगा नहीं, रुके। सर इसका एक कंपोनेंट तो इसे नीचे स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा। बताइए उस एम जी साइन थीटा को कौन सी फोर्स रोकेगी, आप बताएं। एम जी साइन थीटा स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा होगा, कौन सी फोर्स इसे रोकेगी नीचे फिसलने से? फ्रिक्शन। तो ये है फ्रिक्शन,
जो बेटा मैंने ग्रीन एरो बनाया दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह याद करना सर, वेट का एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, और मैंने बताया ना कंपोनेंट नहीं बनाते, एम जी कॉस थीटा। और इस एम जी कॉस थीटा से एक फोर्स पैदा हो जाएगी, बताइए वो फोर्स कौन सी होगी? एम जी कॉस थीटा कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर वाली फोर्स भी और फ्रिक्शन वाली फोर्स भी, ये दोनों फोर्सेस वेट से छोटी बनाइएगा, क्योंकि वेट से ही ये दोनों फोर्सेस पैदा हुई हैं। तो मैंने यूं बना दी, ये इसका आंसर है, भी मार्किंग स्कीम में भी हम आपको दिखाएंगे कि वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अब बेटा वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, इस बंदे पर फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड, ये फ्री बॉडी के बजाय हमने बॉडी के अंदर ही फोर्सेस बना रहा हूँ, फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड और रिएक्शन फोर्स एक्टिंग हियर। ठीक है जनाब। तो दिस इज रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट रिएक्शन। ठीक है ना, जरा जल्दी से इसको बना लीजिए। जब कोई बंदा इंक्लाइन प्लेन पर होता है और एग्जाम में आए कि फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनाए, तो आप फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम ये वाली बनाओगे जो मैंने बनाई है। और इस डायग्राम में मैंने वेट के कंपोनेंट्स नहीं बनाए, वरना वेट का एक कंपोनेंट यहाँ पर है जो फ्रिक्शन को पैदा कर रहा है, और एक कंपोनेंट यहाँ पर है जो रिएक्शन फोर्स को पैदा कर रहा है। आगे चले। ठीक है जी, आगे चले। कह रहे जनाब कि आपको एक टॉपिक है जो आज की क्लास में अभी पढ़ा भी देता हूँ मैं। टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। आईजीसीएसई में पढ़ा हुआ था। ठीक है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी का जो टॉपिक है, ये टॉपिक जब आप पढ़ लोगे तो इस सवाल का हम आपको बी पार्ट पूरा करा सकेंगे। अलबत्ता अभी हम पूरा नहीं करा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या थोड़ा बहुत कराने की कोशिश कर रहे हैं? तो गौर से सुनना। कह रहे हैं कि जब ये रेस होती है, इस रेस में ना, मतलब ये दिखा रहे हैं ये रेस है, इस रेस के अंदर ये कोई एथलीट है, और ये एथलीट ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आ रहा है, और फिसलता हुआ आ रहा है तो रेस है, रेस में तो आपको पता है कि जो जल्दी पहुंचेगा वो विन कर जाएगा। तो ये विंटर में ओलंपिक्स हो रहे हैं। ठीक है जनाब। और आप जानते हो कि बर्फ के ऊपर जो गाड़ी चलाते हैं, इट इज कॉल्ड स्लेज। तो स्लेज के ऊपर ये जो एथलीट है, ये ऊपर से बैठ के फिसल के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और अब ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आ रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर बंदे का मास ज्यादा हो या बंदे का मास कम हो, तो कह रहे हैं उस एथलीट का मास एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है रेस के टाइम को। ठीक है जनाब। यानी मास कम होगा या ज्यादा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उससे टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। क्वेश्चन है वाई मास ऑफ एथलीट हैज लिटिल अफेक्ट ऑन द इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब। इनिशियल एक्सेलरेशन पर इसका जो अफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल है, लिटिल अफेक्ट है। कमेंट्री करें तो मैं कमेंट्री पता कैसे कराऊंगा, गौर से सुनो। ये बताओ बेटा, जब एथलीट ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, जब एथलीट ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो बताइएगा नीचे की तरफ कौन सी फोर्स उसको लेकर आ रही है, आप बताएं। स्लाइड कौन सी फोर्स कराती है? एम जी साइन थीटा। और इस एम जी साइन थीटा को कौन रोक रहा होता है? फ्रिक्शन रोक रही होती है। ठीक है ना, फ्रिक्शन रोक रही होती है, या ये कह लें रेजिस्टिव फोर्सेस रोक रही होती है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं नेट फोर्स, तो आप कहेंगे सर नेट फोर्स होगी एम जी साइन थीटा, जो इसे स्लाइड डाउन कराने की कोशिश कर रही थी। फ्रिक्शन इसको ऊपर से रोक रही है।
पर याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूव करने से फ्रिक्शन आती है। ठीक है जनाब, मूव करेगा तो फ्रिक्शन आएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इनिशियल मूवमेंट की, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? जब कोई रेस शुरू होती है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? कोई रेस होगी तो इनिशियल वेलोसिटी सर हमेशा जीरो होगी। हमेशा जीरो होगी बेटा, कोई भी रेस होती है तो रेस में कोई पहले से भागता हुआ थोड़ी आ जाता है, सब लोग खड़े हुए होते हैं और रेस होती है फिर एक साथ भागते हैं। तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। सो इनिशियल फ्रिक्शन भी क्या होगी? जीरो होगी। फ्रिक्शन मूवमेंट से पैदा होती है। फ्रिक्शन मूवमेंट से पैदा होती है। ठीक है जनाब। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मूवमेंट है ही नहीं, जब मूवमेंट नहीं है तो फ्रिक्शन भी शुरू में नहीं होती। और अगर मैं फ्रिक्शन को हटा दूं, जरा इस फ्रिक्शन को हटा देना बेटा, इस फ्रिक्शन को हटा दो, बस आंसर आ जाएगा। सर अगर आपने फ्रिक्शन को हटा दिया ना, तो इधर बचा ओनली एम जी साइन थीटा, और लेफ्ट हैंड पे लिखी हुई नेट फोर्स। सर नेट फोर्स होती है एम ए, नेट फोर्स होती है एम ए। और कीजिएगा, मास से मास कैंसिल हो गया। अगर मास कैंसिल आउट हो गया तो मास का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर मास से मास कैंसिल हो गया तो सर इनिशियल एक्सेलरेशन में, इनिशियल मूवमेंट में सर मास का कोई फर्क, कोई इफेक्ट नहीं होता इनिशियल। ठीक है जनाब। तो ये वाली बात लिखी जाएगी, एज मास कैंसिल आउट, सो नो अफेक्ट ऑन इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब। सर जब एथलीट ऊपर से नीचे आ रहा था तो नेट फोर्स थी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। जब एथलीट ऊपर से नीचे आ रहा था फिसलता हुआ, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। सर जब वो ऊपर से फिसलना शुरू करता है तो वेलोसिटी जीरो होती है, फ्रिक्शन जीरो होती है। सर आपने फ्रिक्शन को हटा दिया, सर अब फ्रिक्शन को हटा दिया तो इतना सा पार्ट बाकी बचा, इतने पार्ट में मास कैंसिल आउट हो गया। और अगर मास कैंसिल आउट हो गया तो साफ नजर आ रहा है कि मास कैंसिल होने की वजह से इनिशियल एक्सेलरेशन पर मास का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। और बेटा इस तरह के सवाल जब आप बहुत सारे करोगी ना, तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की बातें लिखना आ जाएंगी। क्योंकि देखो स्टूडेंट को वो वाली फिजिक्स आसान लगती है जिसमें क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। हमेशा वो सवाल मुश्किल लगते हैं, जैसे ये सवाल, इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं दी हुई, आपसे कमेंट्री करा रहे हैं। और कमेंट्री कराने में बच्चों को बाज़ औक़ात प्रॉब्लम लगती है, तो हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम लगी हो। लेकिन हमने जो बात समझाई है और इंशाल्लाह बहुत सारी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह के सवालों को भी लिखने का आर्ट मनाहिल को और बनीन को आ जाएगा। ठीक है बेटा। और आगे चलें। कह रहे हैं कह रहे हैं कि एथलीट मैक्सिमम वेलोसिटी रीच जब कर लेता है तो उसकी वेलोसिटी फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होती। क्वेश्चन है वाई। ठीक है जनाब। यानी एथलीट की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। और जब मैक्सिमम हो जाएगी तो उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने आपसे कहा था ना, जब तक टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक आपको नहीं आता होगा, जब तक ये वाला सवाल समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, पहले मैं टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा लूँ, फिर उसी टॉपिक को यहाँ पे इस सवाल में लाके अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना। तो जरा टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बातें मुझसे सुनिएगा। ये बताइए, टर्मिनल वेलोसिटी आईजीसीएसई में बेटा यूं पढ़ाते थे कि अगर कोई स्काई डाइवर एयरक्राफ्ट से छलांग लगा दे तो उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड।
बताइए कौन सी फोर्स होगी जो उसकी डाउनवर्ड मोशन को रोकेगी, मनाहिल बताइए। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट को कौन सी फोर्स रोकेगी? बिल्कुल सही है आपने कहा सर, टर्मिनल वेलोसिटी में एयर का चक्कर आ जाता है, तो देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस। और एयर रेजिस्टेंस के बजाय मैं इसको यहाँ पे ड्रैग बोलना पसंद करूंगा। तो सर ड्रैग इज द रेजिस्टिव फोर्स जो अपोज करेगी इस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने में। अच्छा, याद रखना बेटा, ये जो ड्रैग होता है ना, ये ड्रैग स्पीड पे डिपेंड करता है, और स्पीड की भी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है जनाब, जितनी स्पीड बढ़ेगी ड्रैग उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब जहां लिखा हुआ है ड्रैग, तो वेट आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बोलो, सर वेट है 100, शुरू में सर स्पीड जीरो होती है, तो ड्रैग भी जीरो होता है। ठीक है जी? लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, तो सर ड्रैग बढ़ना शुरू हो जाएगा। ड्रैग अभी जीरो है, थोड़ी देर बाद 20 हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद ड्रैग 60 हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद ड्रैग 90 हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद ड्रैग वेट के बराबर हो जाएगा। आपको पता है जब ड्रैग और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब नो फर्दर चेंज इन वेलोसिटी, नो फर्दर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होती, वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होती, वेलोसिटी एक जगह पे रुक जाती है, फर्दर इंक्रीज नहीं होती। एंड दिस मैक्सिमम वेलोसिटी is called terminal velocity. This maximum velocity is called terminal velocity. This maximum velocity is called terminal velocity. ये बेटा नोट कर लिया आपने ये वाली बात? ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसी बात को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ ऊपर सवाल में, ऊपर सवाल में अप्लाई करने। देखिए बेटा, सवाल में अप्लाई करने जा रहा हूँ, सुनिए। कह रहे हैं जनाब, ये बंदर अब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अभी भी आपने पढ़ा नेट फोर्स है एम जी साइन थीटा, और रोकने वाली जो फोर्स है यहाँ पे ड्रैग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगी ना, ड्रैग फोर्स नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। ठीक। और बिल्कुल शुरू में फ्रिक्शन जीरो थी, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो फ्रिक्शन भी जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फ्रिक्शन जीरो। अब आप जरा यहां देखिए कि जनाब, जब ऊपर से स्लाइड करता हुआ एथलीट नीचे आ रहा है, एथलीट नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ती है। तो बेटा लिखिएगा, एज स्पीड इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, सो एक्सेलरेशन डिक्रीज। ठीक है ना?
mg sin थीटा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड इंक्रीज हो रही है। सर जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, ये दोनों मोशन को क्या कर रही है सर, अपोज कर रहे हैं। ठीक है ना। और जब अपोजिंग फोर्स mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी तो जनाब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तब काम की बात लिख रहा हूं कि व्हेन रेजिस्टिव फोर्सेस, रेजिस्टिव में फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस है, व्हेन रेजिस्टिव फोर्सेस इक्वल्स टू mg sin थीटा, athlete reaches a maximum velocity. Athlete reaches a maximum velocity. Athlete reaches a maximum velocity. ठीक है जनाब, और हम इसको कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी की तरह का टॉपिक हो गया कि उसने वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम पकड़ ली है। जी बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम स्पीड है टर्मिनल वेलोसिटी, ये ऐसे बंदे के लिए ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होता है। जिसका ज्यादा मास होगा उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर मैं इस टॉपिक को हटाकर वैसे बात करूं, आप हवा में एक स्टील की बॉल को छोड़ें और उसी साइज की एक पेपर की बॉल को छोड़ें तो स्टील की बॉल की हाई टर्मिनल वेलोसिटी होगी, स्टील की बॉल की हाई टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जबकि पेपर की बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी लो होगी। ठीक है जनाब। अच्छा इधर आ जाए एथलीट में। सर एथलीट तो इंसान होता है, इंसान के अंदर तो हड्डियां और गोश्त होती है, तो उसके अंदर अगर मास ज्यादा होगा ना, मास ज्यादा होगा, स्टील और पेपर का तो मटेरियल का फर्क है ना बेटा, लेकिन अगर इंसान होगा मटेरियल तो सेम होगा। सर अगर ग्रेटर मास होगा ना, सर ग्रेटर मास होगा तो सर उसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जनाब। और अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो उस पर एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगी। किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा हो तो उस पर एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगती है। तो जो बात इन्होंने बोली है ये बात पेपर बॉल और स्टील बॉल में तो 100% सही है, लेकिन इंसानों में ये बात करेक्ट है अप टू अ सर्टेन मास ओनली। ठीक। स्टील की बॉल और पेपर की बॉल में तो हमेशा स्टील की बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, पेपर की बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, अगर दोनों का आपने साइज सेम रखा है, सेम साइज रखा है। ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो सर अगर मटेरियल सेम होगा, जैसे इंसानों में मटेरियल सेम होता है, ठीक है ना, तो मैंने लिखा ग्रेटर मास ग्रेटर मास एथलीट हैज लार्जर वॉल्यूम। सर उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है भाई। जब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ही विल फेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस।
सो दिस कंडीशन हैज लिमिटेशन। यानी ये बात हमेशा सही नहीं है, इंसानों में लिमिटेशन है। स्टील की बॉल, पेपर की बॉल, सेम वॉल्यूम, एक का मास ज्यादा एक का मास कम, जिसका मास ज्यादा उसकी हाई टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका मास कम उसकी लो टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन अगर एथलीट की बात करूं तो एथलीट में अगर ग्रेटर मास होगा तो सर, अगर ग्रेटर मास है तो सर उस बंदे का वॉल्यूम ज्यादा होगा। सर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सर वो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसलिए उसके लिए ये वाली बात की कंडीशन में लिमिटेशन है। तो मैं नहीं मानता कि कोई ए लेवल का स्टूडेंट खुद से ये वाली बातें सोच सकता है जिस पर मैंने स्टार बनाया। एग्जाम में बैठ के मेरा नहीं ख्याल कि ये बातें दिमाग में आएंगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नॉर्मल है, सेकंड पार्ट नॉर्मल है, थर्ड पार्ट मेरी जाती राय में एब नॉर्मल है। अगर आप बोलती है नहीं सर इंसान कर सकता है तो हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि ए लेवल के स्टूडेंट के दिमाग में ये वाली बात नहीं आने वाली एग्जाम में बैठ के। और यदि और आगे चले, ये बताइए मैथमेटिक्स में जो आप टर्म पढ़ते हैं ग्रेडियंट, ठीक है ना, ये ग्रेडियंट जो होता है मनाइल, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, या टेन थीटा होता है। तो किसी को भी ये बात नहीं पता होती भाई यूजुअली, तो मैं आपको बता दूं, या आपको पता है तो बताएं। ग्रेडियंट होता है टेन थीटा, ठीक है ना, ग्रेडियंट होता है टेन थीटा। ठीक, अब अगर ग्रेडियंट टेन थीटा होता है तो जरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। कह रहे ग्रेडियंट 20% है, तो ग्रेडियंट 20% है इसका मतलब है ग्रेडियंट टेन थीटा होता है। टेन थीटा 20% है, परसेंट को हटाओ तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और जब आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो 20/100 बन गया 0.2, और ये 10 दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। आप टेन इनवर्स निकाल लीजिए, रिजल्ट आएगा 11 डिग्री। आंसर आ जाएगा 11 डिग्री। ठीक है बेटा, अगले पार्ट को जरा गौर से पढ़ें। जी बेटा आगे चले। अच्छा जी, यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, एक तो क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है, और दूसरी बात है इस सवाल के अंदर ना ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इस तरफ लेके जा रहा है, जो अभी हम आपके साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो वर्क एनर्जी पावर का एक अलग चैप्टर है। लेकिन आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो बेटा समरी के अंदर हमने आज की क्लास के अंदर आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया है, इनक्लाइन प्लेन। और कल वाली क्लास का एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया है जिसके अंदर हमने आपको मूवमेंट वाले टॉपिक का एक गंदा सा सवाल, मुश्किल सवाल था, ये मैंने आपको कराया है ग्राफ वाला। ठीक है, तो बेटा बनी नहीं आखिर में, इसीलिए हम समरी बना रहे हैं कि आपके लिए हमने इनक्लाइन प्लेन के टॉपिक का एक सवाल करा दिया है, और कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं।